सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 41 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एवं अदर गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको आपके सामने लेके आते रहते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए इस वीक की जो हमारी की हाइलाइट्स हैं उनमें सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यूपीएस को स्विच करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अभी 30 जुलाई थी, आई थिंक, सॉरी 30 जून थी। वो अभी एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दी गई है। कहाँ तक बढ़ाई गई है वो डेट भी हम डिस्कस करेंगे। यूपीएस के अंदर ग्रेचुटी का ऑर्डर आया है अभी, और फैमिली पेंशन का ऑर्डर आया है। दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों का क्या मतलब है और क्या ये दोनों आपको एनपीएस में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। साथ में अदर अपडेट है, ईपीएफओ में विड्रॉल लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा? मोस्टली जो प्राइवेट में वर्किंग होते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है बट ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग है, जिनका पीएफ कटता है। और लास्ट में हमारे पास ऑनलाइन सर्विस बुक्स के रिगार्डिंग ऑर्डर आया है, जहाँ पे अब जो सर्विस बुक है आपकी ऑनलाइन मेंटेन होंगी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इनिशियल यूपीएस के ऑर्डर्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस के कट ऑफ डेट थी जो कि पहले 30 जून 2025 थी, इसको इंक्रीज कर दिया है। और कहाँ इसको कब तक इंक्रीज किया गया है? इसको सितंबर तक में ले जाया गया है, और जो डेट होगी अभी वो लास्ट होगी, जो अब आप स्विच कर सकते हो, दैट विल बी 30 सितंबर 2025। एंड अगर अभी भी आप स्टिल यूपीएस एंड वर्सेस जो एनपीएस है इसके ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या चूज करना है, तो हमारी वीडियोस अवेलेबल है। हमने इस पे टोटल 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, और जो हमारी रिसेंट वीडियो थी वो तो हमारे इस सीजीएम के एपिसोड की तरह ही हमने इसको डाली थी, ताकि उसको हम बेटर कवरेज दिलवा सकें आपके थ्रू। हमारी इस पे टोटल 4 वीडियोस अवेलेबल हैं, जहाँ पे हमने वर्चुअल केसेस भी डिस्कस किए हैं, रियल केसेस के साथ भी कंपैरिजन करके डिस्कस किया है, और वो सभी आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में यूपीएस वर्सेस एनपीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस कुछ लंबी हैं, बट वहाँ पे आपको इन डिटेल विद प्रॉपर कैलकुलेशन चीज़ों को करके दिखाया गया है, जहाँ में हमने ऑफिशियल कैलकुलेटर को भी यूज किया है, जो कि यूपीएस की वेबसाइट पे और एनपीएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, दोनों को कंपेयर करने के लिए। ये हमारी फर्स्ट अपडेट थी। अब सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ऑन योर स्क्रीन यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, और आप देख सकते हैं कि जो ये ऑर्डर है ये 18 जून 2025 का ऑर्डर है, रिसेंट ऑर्डर है। एंड इसमें क्या बोला गया है? एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर यूपीएस। ये जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी होती है, अभी इनकी रिसेंटली लिमिट बढ़ाई गई थी। जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी थी इसकी लिमिट को आई थिंक 25 लाख किया गया था रिसेंटली बढ़ा के, और ये आपको कब मिलती है? ये मिलती है आपको इन ल्यू ऑफ योर सर्विस। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हो, और आल्दो स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलती है, तो जैसे आपको ईयर कंप्लीट करने पर ईएल्स मिलते हैं, जिनको अर्न लीव बोला जाता है, कि आपकी सर्विस पूरी करने पे आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक सर्विस पूरी की और उसके लिए आपको छुट्टियां मिलती हैं, जिनको अर्न लीव बोला जाता है। ऐसी ग्रेच्युटी होती है जो आप नंबर ऑफ ईयर सर्विस करते हो उसके बेसिस पे आपको ग्रेच्युटी आप अर्न करते हो, और वो उसको बोला जाता है, अगर आप रिटायर हो रहे हो तो उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बोलते हैं। और जो डेथ ग्रेच्युटी वाला केस है ये नॉर्मली मिलिट्री सर्विसेज में होता है, जहाँ पे आपकी ऑन ड्यूटी डेथ होती है, और उसमें मींस ऑन ड्यूटी डेथ भी एक टाइप का सेक्रीफाइस होती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। मींस आप अपनी कंट्री के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हो।
उस केसेस में आपको डेथ ग्रेच्युटी का सिनेरियो बनता है। सो ये दोनों ऑलरेडी एनपीएस में अवेलेबल हैं। सो यस, यूपीएस में एज सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है आपको, ये नॉर्मली ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड कमिंग टू कहाँ पे लिखा है कि ये अवेलेबल है, तो सेकंड पैराग्राफ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम shall be eligible for benefit of retirement gratuity and death gratuity under the provisions of Central Civil Services payment of gratuity under National Pension System NPS 2021 मीन्स ये चीजें एनपीएस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये यूपीएस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है। यूपीएस के अंदर जो चीजें रह गई थी जस्ट उनको धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। बेसिक चीजें जो कि मोस्टली सभी में मिलने वाली हैं आपको, उन चीजों को धीरे धीरे ऐड किया जाता है, बिकॉज एक सिंगल ऑर्डर से सारी की सारी चीजों को ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। सो ये चीजें ऑलरेडी एनपीएस में अवेलेबल थी, अब इनको यूपीएस में भी ऐड कर दिया गया है। और इसके ग्रेच्युटी के यहाँ पे ऐड होने से आपके डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आप एनपीएस के साथ चूज जा रहे हैं या यूपीएस में स्विच कर रहे हैं, बिकॉज इससे जो आपका फाइनेंशियल जो कैलकुलेशंस हैं वो कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये तो दोनों में मिलनी ही थी। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग। सो ये हमारा आज का थर्ड ऑर्डर है और यूपीएस से रिलेटेड आज के लिए थर्ड ऑर्डर ही है। और ये किसके लिए है कि अगर आपकी रिटायरमेंट से पहले, बिफोर रिटायरमेंट, समहाउ किसी भी कारण की वजह से जो एम्प्लॉय है उसकी या तो डेथ हो जाए या सर्विस इनवैलिडेट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी सर्विस नो लॉन्गर वैलिड रहे और आपको जॉब को छोड़ना पड़े, तो इन दो सिनेरियो में, सिर्फ इन दो सिनेरियो में आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आप एनपीएस में हो या अभी जो यूपीएस आई है, तो अगर आप यूपीएस में हो, इन दोनों की जगह पर आप क्या ले सकते हो, फैमिली पेंशन ले सकते हो। और अभी सिनेरियो क्या है ये अभी हम डिटेल में इसी वीडियो में यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये यूपीएस वालों को अवेलेबल है? तो यस, ये यूपीएस वालों को इस ऑर्डर के थ्रू अवेलेबल है। और क्या ये एनपीएस में अवेलेबल है? तो यस, ये एनपीएस में भी अवेलेबल है। और इसके रिगार्डिंग जो एनपीएस के अंडर कवर होते हैं उन सभी ने ऑलरेडी आई थिंक फॉर्म्स भर दिए होंगे। इसके लिए एनपीएस के अंदर फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 आते हैं, जो कि जिसमें आपको अपनी डिटेल्स और अपना ऑप्शन चूज करना होता है कि आपको फैमिली पेंशन चाहिए अगर आपकी डेथ हो जाती है, और या आपको जो आपका एनपीएस का अमाउंट है वही चाहिए। और जो इसके फॉर्म्स हैं, पहले हम आपको फॉर्म्स दिखा देते हैं सो दैट जो एनपीएस वाले एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़ा याद आएगा कि उन्होंने ऐसे फॉर्म्स सबमिट किए हैं या नहीं किए ऑफिस के अंदर। सो हियर इट इज, ये हमारे पास फॉर्म्स हैं। लेट मी जूम इट आउट। सो इस टाइप के फॉर्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी जो एनपीएस के अंडर आते हैं, फॉर्म 1 जिन्होंने सबमिट किए हुए हैं। पहला यहाँ पे जो पहला वाला है, ये आप इसको चूज करते हो, इस वाले पार्ट को चूज करते हो अगर आपको सीसीएस में जाना है, यानी कि आपको फैमिली पेंशन चाहिए। और ये वाला पार्ट आप चूज करते हो अगर आपको एनपीएस, अब तक जो एनपीएस था या अभी जो यूपीएस के अंदर होंगे तो यूपीएस में स्विच कर चुके हैं, वो यूपीएस के लिए चूज करेंगे कि उनको यूपीएस का पैसा चाहिए। और नीचे आप अपने साथ में फैमिली डिटेल्स भी सबमिट करते हो, जहां पे कि आपका हेड ऑफ फैमिली क्या है, या मींस बाद में जिसको पैसा मिलना है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो। एंड जो ये चॉइस है, लेट मी क्लियर, कि ये जो चॉइस है आपकी अवेल करने की कि आपको क्या चाहिए, फैमिली पेंशन और एनपीएस और यूपीएस में से, ये आपकी अनलिमिटेड टाइम्स है। आप कितने भी टाइम अपनी सर्विस के दौरान
स्विच कर सकते हैं फैमिली पेंशन टू एनपीएस यूपीएस और एनपीएस यूपीएस टू फैमिली पेंशन आप स्विच कर सकते हैं। और अभी आपको हो सकता है कि इसके अंदर कंफ्यूजन हो कि ये फैमिली पेंशन वाला क्या कंसेप्ट है और ये स्विचिंग क्या कंसेप्ट है। सो पहले अगर हम उसको क्लियर करें आपके लिए ऑन दिस क्लीन पेज। सो अभी जो पेंशनर्स हैं जो ओल्ड पेंशन के अंडर नहीं आते, तो उनके पास दो ऑप्शन है। पहला एनपीएस का ऑप्शन है, दूसरा यूपीएस का ऑप्शन है। अभी सरकार ने जब यूपीएस लेके आई थी तो उसमें एनपीएस टू यूपीएस स्विच करने के लिए आपके पास 30 जून आखिरी तारीख थी। अब इसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। और ये जो स्विच है ये वन टाइम स्विच है। एज पर करंट रूल जो अभी की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वन टाइम स्विच है। आप वापस यूपीएस टू एनपीएस स्विच नहीं कर सकते। एंड बाय डिफॉल्ट आप किसके अंडर हो? बाय डिफॉल्ट आप एनपीएस के अंदर हो। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो बाय डिफॉल्ट एनपीएस के अंडर है। और अभी जो न्यू ज्वाइनी होंगे उनके पास ऑप्शन होगा कि उनको एनपीएस या यूपीएस में से क्या चूज करना है। और ये दोनों कब एप्लीकेबल होते हैं? ये दोनों कब एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये दोनों रिटायरमेंट के टाइम पे एप्लीकेबल है। रिटायरमेंट से पहले एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है, जिसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आया गया? जो ये ऑर्डर है या एनपीएस में भी फैमिली पेंशन का कंसेप्ट लेके आया गया। सो प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रॉब्लम ये है, बेसिक हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट सिंपल वे में समझाएंगे कि सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय है जो कि 1 जनवरी 2020 को ज्वाइन करता है और आफ्टर 2 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद उसकी डेथ हो जाती है समहाउ, किसी भी केस की वजह से, नेचुरल वे में या किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। सो अभी उसका जो एनपीएस कॉर्पस है उसके अंदर 2 साल का ही अमाउंट एडेड है। सो एनपीएस के अंदर 2 इयर्स का ही कॉर्पस है, अवेलेबल है। नाउ अभी क्या होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ओनली 2 इयर्स का कॉर्पस है और सर्विस सिर्फ 2 साल की हुई है, तो पॉइंट नंबर 1 कि यूपीएस एप्लीकेबल ही नहीं होता। यूपीएस को एप्लीकेबल होने के लिए कितना चाहिए? मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए। तो यहाँ पे यूपीएस एप्लीकेबल ही नहीं है। और जिनको लगता है अगर एप्लीकेबल है भी, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि जो आपकी वैसे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल नहीं है, इस केस में जो आपकी पेंशन है, अगर आप यूपीएस के हिसाब से पेंशन बनाने भी जाओगे तो नंबर 1 वो 60 की एज पे स्टार्ट होगी। मींस जब एम्प्लॉय 60 साल का हो जाता, अभी उसने मान लो 2 साल की सर्विस की है और ऑन एवरेज 25 साल की सर्विस सभी की होती है ऑन एवरेज, तो ये पेंशन 23 साल के बाद स्टार्ट होने वाली है। एंड नंबर 2, अगर आप इसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस करोगे, सो ये जो पेंशन है ये बेसिक का मल्टीप्लाई जस्ट 2/25 होने वाली है। बिकॉज यूपीएस के अंदर आपको 25 इयर्स ऑफ सर्विस चाहिए होती है एक्चुअल पेंशन पाने के लिए। अगर आप उससे कम इयर्स कर रहे हो तो प्रोपोर्शनली वो रिड्यूस हो जाती है। सो इट विल बी, अगर इसको करते आप तो इट विल बी ओनली 8%, आपके बेसिक का 8% ही वो पेंशन होगी। तो ये था यूपीएस का केस था। और अगर एनपीएस में जाए तो एनपीएस के केस में क्या होता है कि जब बिकॉज आपका 2 साल का ही कॉर्पस बना है, तो वो कॉर्पस का अमाउंट क्या है? बहुत कम है। कॉर्पस अमाउंट इज वेरी लेस। सो दैट्स वाई जो आपकी पेंशन बनती है वो बहुत स्मॉल बनती है, बहुत कम अमाउंट की बनती है। सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या लेके आया गया था? फैमिली पेंशन लेके आया गया था कि अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि और इन शॉर्ट आप इस सिनेरियो से बचना चाहते हो, अनटाइमली डेथ के सिनेरियो से बचना चाहते हो और अपनी फैमिली को कुछ कवर देना चाहते हो, तो आप क्या चूज कर सकते हो? आप फैमिली पेंशन चूज कर सकते हो। नाउ जब अगर आप फैमिली पेंशन चूज कर लेते हो तो उसके सिनेरियो में क्या होगा? सो फैमिली पेंशन के सिनेरियो में क्या होगा
अब हम फैमिली पेंशन की बात करते हैं। सो फैमिली पेंशन के सिनेरियो में क्या होगा कि सरकार आपकी फैमिली को क्या देगी, मंथली पेंशन देगी, और वो अमाउंट कितना होगा, फैमिली पेंशन के अमाउंट के बराबर होगा। ये लगभग एट प्रेजेंट 18,000 के आसपास, आई थिंक, अगर इसमें मैं गलत नहीं हूं तो ये लगभग 18,000 के आसपास है। और तो अभी आपको एक डाउट आ सकता है कि आपके एनपीएस के कॉर्पस का क्या होगा। अभी यूपीएस के केस में तो मुझे इसका नहीं पता कि यूपीएस के कॉर्पस का क्या होगा, बट एनपीएस के कॉर्पस में, बिकॉज उसके लिए अभी रूल नहीं आया है क्लियर, बट एनपीएस के कॉर्पस का रूल क्लियर है कि जो आपका, अगर आपने फैमिली पेंशन चूज की तो सरकार आपको मंथली पेंशन देगी 18,000 रुपए की, और जो आपका एनपीएस कॉर्पस था उसमें से जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, सॉरी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, वो वापस दे दिया जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फैमिली को दे दिया जाएगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था यानी कि 14% वाला, वो सरकार के पास चला जाएगा, 10% का कंट्रीब्यूशन फैमिली के पास आ जाएगा, और ये उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। किसको, स्पाउस को। ये जो कि आई थिंक अभी 18,000 है। यूपीएस के केस में नहीं पता कि वो कॉर्पस लौटाया जाएगा या नहीं लौटाया जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे रूल्स होते हैं वो एक दूसरे के एनालोगस होते हैं, सो वो भी यहाँ पे लौटाया जाएगा ही। एंड सपोज कीजिए अब क्या होता है कि बाद में आप स्विच कर लेते हैं कि आपने इनिशियल्स के साल, पहले 10 साल आपने फैमिली पेंशन के लिए ऑप्ट कर लिया, और बाद में आपने ये फिर से फॉर्म भर के किसके लिए स्विच कर लिया, यूपीएस या एनपीएस के लिए स्विच कर लिया। तो उस केस में आपकी डेथ के केस पे एनपीएस या यूपीएस का ऑप्शन आपके पास, आपकी फैमिली को मिलेगा कि एनपीएस या यूपीएस का आपसे जो पेंशन मिलनी थी वो आप अवेयर कर सकते हैं। नाउ अब इसमें से चूज कैसे किया जाए, तो इसमें से चूज करने का जो सिंपल थंब रूल है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब तक आपकी सर्विस के 15 से 20 साल नहीं हो जाते तब तक आप फैमिली पेंशन में रहिए, और उसके बाद आप किस में स्विच कर जाइए, उसके बाद आप यूपीएस और एनपीएस में स्विच कर जाइए, बिकॉज उसके बाद आपके एनपीएस और यूपीएस का जो कॉर्पस है वो इतना लार्ज हो चुका होगा कि वो आपको फैमिली पेंशन से ज्यादा अमाउंट एज ए मंथली पेंशन आपकी फैमिली को दे दे। सो ये था बेसिक किसके रिगार्डिंग, जो ये ऑर्डर आया है इसके रिगार्डिंग बेसिक्स था, और अभी हम इसके मेन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी सिंपल हमने वो आपको दे दी। सो अगेन ये दोनों के पास अवेलेबल है राइट नाउ, एनपीएस और यूपीएस के अंडर, और ऑर्डर में भी लिखा है who opt for UPS under NPS shall also be eligible for option for availing benefit under UPS or the CCS pension rules 2021 for CCS extraordinary pension on the death of, तो यहाँ पे देखिए ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द सर्विस और इज डिस्चार्ज, या तो आपकी डेथ हो जाती है या आपको सर्विस से निकाल दिया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा एक, अगर आपको सर्विस से निकाला जाता है तब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको रिटायरमेंट से पहले सर्विस से निकाला जाता है तब आपसे पूछा जाएगा कि आपको फैमिली पेंशन चाहिए या आपको एनपीएस यूपीएस चाहिए, बट अगर आपकी डेथ हो जाती है तब आपकी फैमिली से नहीं पूछा जाएगा। उस केस में जो आपने लास्ट ऑप्शन सबमिट किया होगा ऑफिस के अंदर उसी को ही वैलिड माना जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ को ये लग रहा हो कि सर हमने तो कोई ऑप्शन सबमिट ही नहीं किया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो उस सिनेरियो के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि अगर किसी ने ऐसा कोई सर्विस, ऐसा कोई जो है ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, किसी ने ऐसा फॉर्म भर के नहीं दिया है, तो जो रूल नंबर 10 है वो ये बोलता है कि आपकी सर्विस के पहले 15 साल तक बाय डिफॉल्ट आपको फैमिली पेंशन ही मिलेगी, अगर आपने फॉर्म में एनपीएस यूपीएस भर के नहीं दिया है। ये बाय डिफॉल्ट है अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया है, बट अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो फिर आपको वही फॉर्म के हिसाब से, जो आपका लेटेस्ट फॉर्म होगा उसके हिसाब से आपको फैमिली पेंशन या यूपीएस एनपीएस मिलेगा, एंड इसको आप अनलिमिटेड टाइम्स चूज कर सकते हो। एंड जो इनवैलिड सर्विस के रिगार्डिंग है कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा, तो यहाँ पे ये मेंशन है, आई थिंक यस, पॉइंट नंबर 8 में, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिस्चार्ज और इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट ए फ्रेश ऑप्शन। तो जो इनवैलिड होगी जिनकी सर्विस, उनको एक फ्रेश ऑप्शन का
भरने का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो उस टाइम पे अपना चूज कर सकें। सो ये था थोड़ा डिटेल में जो ये अभी ऑर्डर आया था उसकी एक्सप्लेनेशन। एंड अगेन इसकी वजह से आपका जो चॉइस है एनपीएस यूपीएस की वो नहीं बदलनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों में ही एप्लीकेबल है। अगले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड लास्ट ऑर्डर है, इट इज रिगार्डिंग, ऑर्डर नहीं है एक्चुअली, एक न्यूज है और ये ईपीएफओ की तरफ से आया है, और जहां पे ऑटो सेटलमेंट के अमाउंट को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। अब ये किसके लिए हेल्पफुल है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और जिनका पीएफ कटता है उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जो ये ऑटो सेटलमेंट की स्कीम है इसके लिए आप क्विक फाइनेंशियल, आप जल्दी से अपने पीएफ अमाउंट से पैसा निकाल सकते हो। किस पर्पस के लिए? इलनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए और हाउसिंग पर्पसेस के लिए निकाल सकते हो। और एज पर गवर्नमेंट जो ये हमारा ईपीएफओ, इसके अकॉर्डिंग जो ये एडवांस सेटलमेंट है, जो ऑटो सेटलमेंट है, ये 3 दिन में सेटल हो जाता है। और पहले इसका अमाउंट था 1 लाख तक, अब इसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया है। सो अब आपके जो एम्प्लॉइज पीएफ के अंडर आते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना क्लेम ऑटो सेटलमेंट के अंदर होपफुली विद इन ए वीक क्लियर करवा सकते हैं इजिली, विदाउट एनी पेपर वर्क या किसी जगह पर फिजिकली विजिट किए। एंड इसके साथ ही जो हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है उसको कवर करते हैं। सो लास्ट ऑर्डर में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी की तरफ से है 17/6/2025 का, और ये रिगार्डिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई सर्विस बुक्स। इसके अंदर इन शॉर्ट ये बोला गया है कि जो EHMRS पोर्टल होता है, अब उसके ऊपर आपकी ई सर्विस को भी मेंटेन किया जाएगा, और जो आपकी फिजिकल सर्विस बुक हैं जो आपके हेडक्वार्टर्स में रखी हुई हैं, पहले आपकी ई सर्विस बुक्स का डाटा, आपकी फिजिकल सर्विस बुक्स का डाटा EHMRS पे एंटर किया जाएगा और फिर उसको ही एक्चुअल ई सर्विस बुक माना जाएगा। एंड जो मेंटेनेंस होगी आपके डाटा की सर्विस बुक की, फिर वो डिजिटली होगी, अब उसको फिजिकली मेंटेन नहीं किया जाएगा एज पर दिस ऑर्डर। सो जो एडमिन पार्ट है, जो एडमिन ऑफिस होता है किसी भी ऑफिस का, जो एडमिन स्टाफ होता है, उनका काम थोड़ा और बढ़ने वाला है। सो विद दिस हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। होपफुली जो हमने कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हों, सजेशंस हों, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह अगले वीक और अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।